नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान योग जीएस मंत्रा पर। दोस्तों, संविधान की इस सीरीज में आज के हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे महाभियोग तथा महाभियोग जैसी प्रक्रियाओं पर। दोस्तों, आप जानते हैं कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया राष्ट्रपति के ऊपर तथा महाभियोग जैसी प्रक्रियाएं जो है वो उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल तथा निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ऊपर लगाई जाती हैं। आइए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण वीडियो हम शुरू करते हैं जिसमें हम महाभियोग की प्रक्रिया की चर्चा करेंगे। असल में ये प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रियाएं हैं, महाभियोग या महाभियोग जैसी प्रक्रियाएं, जिनमें संसद विशेष प्रकार से विशेष बहुमत से अपने देश के शीर्षस्थ पदों पर बैठे हुए लोगों को उनके पद से हटाती है। तो संसद की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसकी चर्चा संविधान में की गई है। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि दी गई है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी शपथ के तारीख से अगले 5 वर्षों तक राष्ट्रपति का पद धारण करेगा। इसके साथ साथ कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी समय अपने निजी कारणों से या किसी भी कारण से उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र लिखित रूप में सौंप सकता है। लेकिन तीसरी प्रक्रिया जो दी गई है कि राष्ट्रपति जो तीसरा प्रकार है जिस प्रकार से राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है, कहा गया है कि अनुच्छेद 61 में वर्णित प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद है, जिसमें विशेष प्रकार से कैसे संसद राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है इसकी चर्चा की गई है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया को समझते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह प्रक्रिया अभी तक संसद में कभी किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध पूर्ण नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी इस प्रक्रिया से लगातार परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। कहाँ कंफ्यूजन का पॉइंट है उसको भी हम क्लियर करेंगे कि कहाँ आपसे परीक्षाओं में गलती हो जाती है और प्रश्न गलत हो जाता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो और क्या अंतर है महाभियोग और महाभियोग जैसी प्रक्रियाओं में, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 61 क्या कहता है, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करता है। ये कहता है अनुच्छेद 61 कि संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा। तो ये इस महाभियोग की प्रक्रिया में कहा गया है कि ये महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, कि मतलब या तो राज्यसभा या लोकसभा, किसी भी सदन में ये महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लेकिन उसके पहले कुछ शर्तें हैं। जैसे लोकसभा या राज्यसभा में जब ये प्रक्रिया शुरू होगी तो कहा गया है कि कम से कम उसके 1/4 सदस्य, राज्यसभा या लोकसभा के कम से कम 1/4 सदस्य उसके विषय में सहमत हों कि राष्ट्रपति के ऊपर क्या चलाया जाएगा, महाभियोग। तो 1/4 सदस्य इस बात से सहमत हों और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को यह सूचना दी जाए कि आपके ऊपर महाभियोग लगाया गया है। तो 14 दिन पहले 1/4 सदस्य, किसी भी सदन के सदस्य इस महाभियोग की प्रक्रिया को प्रारंभ करा सकते हैं। उसके पश्चात क्या है, उस सदन में, जिस सदन से ये शुरू किया गया है, जिसके 1/4 सदस्यों ने महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है या सहमत हुए हैं, वो अपने कुल सदस्य संख्या की, यही ध्यान देने योग्य बात है कि अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से इस संकल्प को पारित करेगी। मतलब क्या है कि अभी तक जो विशेष प्रकार के बहुमत की बात होती है उसमें कहा जाता है कि कुल सदस्य संख्या के बहुमत या फिर तथा उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत। लेकिन यहां क्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का महाभियोग संबंधित सदन के कुल सदस्य संख्या की 2/3 बहुमत से पारित होगा। मतलब अगर लोकसभा में 545 सदस्य या वर्तमान समय में 545 सदस्य हैं तो इनके 2/3 बहुमत से ये पारित होगा, न कि उपस्थित और मत देने वाले लोगों के 2/3 बहुमत से। तो यहां ये ध्यान देने की योग्य बात है। और यहीं से प्रश्न में आपको कंफ्यूज भी किया जाता है कि वहां दे दिया जाता है उपस्थित एवं मत देने वालों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा। तो राष्ट्रपति के महाभियोग में ये बात कही गई है कि जिस भी सदन में वो शुरू होगा उसके कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से उसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित होना चाहिए। उसके बाद वो दूसरे सदन में जाएगा और दूसरे सदन में भी वो प्रस्ताव वहां की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए।
इसके पश्चात उस पर इसके पश्चात जब दूसरा सदन इस प्रस्ताव को पारित कर देगा, उसी दिन से राष्ट्रपति का पद क्या मान लिया जाएगा, रिक्त। तो ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। कहा गया है संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति के ऊपर क्या चलाया जाएगा, महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। और ये अतिक्रमण के आधार पर किसी भी सदन में, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में ये अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। लेकिन उस प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षरित संकल्प ये होना चाहिए कि राष्ट्रपति के ऊपर क्या लगेगा, महाभियोग। और उसकी 14 दिन पूर्व सूचना किसको देनी होगी, राष्ट्रपति को, कि आपके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा। उसके पश्चात संबंधित सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से महाभियोग की प्रक्रिया के संकल्प को यदि पारित कर दिया जाता है तो वो अगले सदन में जाएगा। अगले सदन की भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से ये महाभियोग की प्रक्रिया को पारित कर दिया जाएगा और उस दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त मान लिया जाएगा। यद्यपि अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर ये महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन हो गया। अब आइए देखते हैं संविधान के उन अनुच्छेदों की चर्चा करते हैं जहां पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया की बात की गई है। तो इनमें सर्वप्रथम हम देखते हैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में भी कुछ ऐसी ही प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, लेकिन उसमें कुछ अंतर है। तो अनुच्छेद 124(4) ये किसके विषय में वर्णन करता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है, इसका वर्णन करता है। तो हम जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 3 प्रकार से ये भी अपने पद से क्या हो सकते हैं, हट सकते हैं। कैसे? पहला तो ये है कि उनको अपने पद पे 65 वर्ष की उम्र तक रह सकते हैं वो, मतलब उनकी नियुक्ति के बाद वो अपनी अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक वो रह सकते हैं। अगर उनकी नियुक्ति 62 वर्ष में होती है तो 3 साल बाद वो क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। उनकी नियुक्ति 58 साल की उम्र में होती है तो 65 साल की उम्र में उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो यहाँ ये कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक रह सकता है। उसके बाद क्या कहा गया है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपकर अपना पद छोड़ सकता है। तीसरी प्रक्रिया क्या कही गई है, अनुच्छेद 124(4) के आधार पर इसमें कहा गया है साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब यहां क्या कहा गया है, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर, यानी वो व्यक्ति असमर्थ हो अपने न्यायिक कार्य करने में, या फिर उसके ऊपर कोई इस प्रकार का कदाचार साबित हो जाए जो कि उसके पद पे रहते हुए, मतलब उसके चारित्रिक या उसके कार्य की क्षमता पर क्या हो, एक आरोप हो। तो ये क्या होगा, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर। राष्ट्रपति में क्या कहा गया था, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, और यहां क्या है, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर। अब ये जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, इसको भी संसद के किसी भी सदन में ले आया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी शर्त है। शर्त क्या है, यदि वह लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम 100 सदस्य इस बात का निर्णय करेंगे। लोकसभा में अगर आता है तो उसके कम से कम 100 सदस्य अपना एक संकल्प तैयार करेंगे और उस संकल्प को अपनी लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपेंगे कि हम उच्चतम न्यायालय के फला न्यायाधीश के विरुद्ध क्या चाहते हैं, ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया को प्रारंभ कराना चाहते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर मान लीजिए लोकसभा है तो लोकसभा का अध्यक्ष इस बात का निर्णय कर सकेगा कि क्या इस उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है या नहीं। तो पहला स्टेप यही है कि लोकसभा या राज्यसभा का, अगर लोकसभा से पारित होता है तो 100 सदस्य, और राज्यसभा से अगर ये संकल्प ले आया जा रहा है तो 50 सदस्य इस पर हस्ताक्षर करके अपने सभापति या अपने अध्यक्ष को यह संकल्प सौंपेंगे। तो पहला स्टेप यहां हुआ कि 100 सदस्यों ने लोकसभा से या 50 सदस्यों ने राज्यसभा से अपना यह संकल्प किसको दिया, अपने सभापति या अध्यक्ष को। अब यहीं पर अध्यक्ष या सभापति चाहें तो स्वविवेक से इस संकल्प को वहीं समाप्त कर सकते हैं कि यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन यदि वो इस संकल्प को मान लेते हैं तो कहा गया है साबित कदाचार।
तो ये कदाचार साबित कौन करेगा? तो ये साबित कदाचार करने के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाती है। ये कमेटी उस आरोप की जांच करती है कि जो संबंधित सदन के द्वारा जो आरोप लगाया गया है क्या वह सही है या नहीं। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? जिस सदन में ये आरोप लगाया गया है उस सदन का सभापति या फिर अध्यक्ष। इस 3 लोगों की कमेटी गठित करेगा। इस 3 लोगों की कमेटी में कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर कोई भी न्यायाधीश। पहला सदस्य तो ये हो जाएगा कि मुख्य न्यायाधीश होगा या फिर न्यायाधीश होगा, पहला सदस्य। दूसरा सदस्य कौन होगा? देश के किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा सदस्य हो गया। और तीसरा सदस्य कोई एक विधिवेत्ता होगा, जो विधि का बड़ा विशेषज्ञ होगा, तो एक विधिवेत्ता होगा। तो ये 3 सदस्यों की कमेटी निर्धारित की जाएगी। ये 3 कमेटी उस कदाचार को साबित करने के लिए तथ्य ढूंढेगी कि जिसको 100 या 50 लोगों ने जो कदाचार किसी जज के ऊपर या न्यायाधीश के ऊपर, माननीय न्यायाधीश के ऊपर लगाया है। यदि ये 3 सदस्यों की कमेटी उस कदाचार को साबित कर देती है, तब वो क्या होगा? संबंधित सदन में उस आरोप के खिलाफ मतदान होगा। तो ये मतदान कैसे होगा? ये राष्ट्रपति से अलग है। यहां कहा गया है कुल सदस्य संख्या के बहुमत, मतलब अगर लोकसभा में जाता है तो 243 के बहुमत से, तथा उपस्थित एवं मत देने वालों के 2/3 बहुमत से ये संकल्प पारित होना चाहिए। मतलब क्या है कि एक शर्त तो ये है कुल सदस्य संख्या की बहुमत हो, और उस दिन जो जितने सदस्य उपस्थित हुए हैं उन सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये संकल्प पारित होना चाहिए। तो जब दोनों सदनों से ये संकल्प उसी प्रकार पारित हो जाएगा कि उनकी कुल सदस्य संख्या की बहुमत और तथा है और उनके उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 बहुमत के साथ यह संकल्प पारित हो जाए और संसद के उसी सत्र में यह राष्ट्रपति द्वारा उसकी सहमति दे दी जाए, तब क्या हो जाएगा? वो महाभियोग जैसी प्रक्रिया क्या हो जाएगी? न्यायाधीश के ऊपर पारित हो जाएगी और न्यायाधीश को उसका पद राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित करने के बाद छोड़ना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति संसद के द्वारा संसद के दोनों सदनों के द्वारा उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 तथा कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा जो संकल्प पारित किया जाएगा, उसी सत्र में यदि राष्ट्रपति ने उसको क्या कर दिया? पारित कर दिया, राष्ट्रपति ने भी सहमति दे दी, तो न्यायाधीश के ऊपर ये प्रक्रिया मान ली जाएगी और राष्ट्रपति द्वारा उसे उसका पद छोड़ने का आदेश दे दिया जाएगा। तो यहां आप देखेंगे कि यहां कुल सदस्य संख्या का क्या है? बहुमत, और तथा उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 बहुमत से। तो ये विशेष प्रकार का एक विशेष बहुमत की बात होगी, जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाएगा। यद्यपि अभी तक कोई भी न्यायाधीश इस प्रक्रिया के द्वारा अपने पद से नहीं हटाया गया है। बस एक बार ऐसा हुआ था कि साबित कदाचार भी हुआ, राज्यसभा ने उस प्रस्ताव को पारित भी किया, लेकिन लोकसभा ने उसको नहीं पारित किया। ये था 1991-92 का मामला था वी रामास्वामी के ऊपर, जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे। वी रामास्वामी के ऊपर ये पारित किया गया था महाभियोग, और उसमें साबित कदाचार हुआ। राज्यसभा ने उसको पारित भी किया था, लेकिन लोकसभा में यह पारित नहीं हो पाया था। तो इस प्रकार ये स्पष्ट है कि अभी तक किसी न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया या महाभियोग जैसी प्रक्रिया जो है वो पारित नहीं हुई है या संकल्प पारित नहीं किया जा सका है। तो ये उच्चतम न्यायालय की बात हुई। फिर उच्च न्यायालय में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 217 में यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार अनुच्छेद 124(4) में वर्णित किया गया है। तो मतलब 217 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जैसे अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की बात कही गई है, उसी प्रकार से हटाया जा सकता है। तो मतलब यही प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों पर लागू होती है। अब अगर हम देखें तो अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा की गई है। ये सारे अनुच्छेद भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसके विषय में भी कहा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अपने पद से उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
तो मतलब क्या होगा कि यही पूरी प्रक्रिया जो है यही पारित की जाएगी उसके ऊपर, कैग के ऊपर भी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये क्या होगा, इसको भी उसी रीति से हटाया जाएगा। और क्या है, कहा गया है कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल अपने पद पर 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रह सकता है। उसके बाद वो भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे के हट सकता है। और तीसरी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है कि उसको उसी रीति से उसके पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो कैग के बारे में भी एक अनुच्छेद 148 में चर्चा की गई है। उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात की गई है अनुच्छेद 324 में। यहाँ भी कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से वो भी 3 प्रकार से हटाया जा सकता है। पहला, या हट सकता है या हटाया जा सकता है। पहला क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है वो भी अपने पद पर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के लिए होता है। या दूसरी चीज ये हो सकती है कि राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे दे। और तीसरे प्रकार से संसद उसको इसी प्रक्रिया के आधार पर, यही लिखा गया है, कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो यहां हमने ये बताया आपको कि महाभियोग और महाभियोग जैसी प्रक्रिया जो चलती है उसमें मुख्य अंतर क्या है। तो आप यहाँ ये देख लीजिएगा कि यहाँ साबित कदाचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, अनुच्छेद 61 के आधार पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और इन 2 प्रमुख अधिकारियों को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया के द्वारा भी उन्हें भी हटाया जा सकता है। और इनकी पदावधि के बारे में भी हमने आपको बता दिया। कैग 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी 6 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले होता है, उससे उसका पद, अपने पद से वो हटता है। मतलब क्या है, मतलब ये है, मान लीजिए कोई कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है जिसकी नियुक्ति उसके पद पर 48 वर्ष की उम्र में हो जाती है, मान लीजिए। तो 48 वर्ष की उम्र में अगर होती है तो 6 वर्ष रहने के बाद वो व्यक्ति 54 वर्ष की उम्र में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के पद से उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर किसी की नियुक्ति 60 वर्ष की उम्र में होती है तो अगले 5 साल बाद वो 65 वर्ष का हो जाएगा। तो 65 वर्ष की उम्र में उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। मतलब 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले आ जाए उसी पे उसका रिटायरमेंट हो जाता है। और ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो उसी पे उनका रिटायरमेंट हो जाता है। तो इसी तरीके से इनको भी इनके पद से हटाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है महाभियोग या महाभियोग जैसी। और किनके ऊपर लगाया जाता है ये भी पूछा जाता है कि कैग को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त भारत में 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मतलब जो निर्वाचन आयोग है वो 3 सदस्यीय संस्था होती है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटाया जाता है। तो उनके ऊपर कोई महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं चलती। महाभियोग जैसी प्रक्रिया केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर चलती है, न कि निर्वाचन आयुक्तों पर। निर्वाचन आयुक्तों को उनके जो 2 निर्वाचन आयुक्त हैं उनको उनके पद से राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर हटाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण चर्चा आज की इस वीडियो की, और इससे आप लोगों को आपकी परीक्षाओं में अवश्य ही मदद मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर आएंगे जिससे आपको आपकी परीक्षाओं में बेहतर मदद मिल पाएगी। धन्यवाद।